वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी अब बुलडोजर चलेगा। इस बात की सुगबुगाहट थी कि देर सवेर दिल्ली के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर धमकेंगे। आखिर नगर निगम ने फैसला ले लिया है। दिल्ली नगर निगम का यह अभियान आज से शुरू होकर 13 मई तक चलेगा, यानी अगले 9 दिन दिल्ली में बुलडोजर गरज सकता है। बुलडोजर ना हुआ, ऐसा हो गया है कि हर किसी को लग रहा है कि हम बुलडोजर को आगे लेके आएंगे तो शायद हमारी बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी। और ये आज हर तरफ बुलडोजर चलाने की होड़ दिख रही है। बुलडोजर यूपी में क्या चला, हर किसी को बुलडोजर चाहिए। और इसी पर आज की चर्चा को हम खास बनाएंगे। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में आज से अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। आज एमपी रोड करणी सिंह शूटिंग रेंज इलाके में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नगर निगम ने 4 मई से 13 मई तक एक हफ्ते का बुलडोजर अभियान चलाया। इसके तहत दिल्ली के कुछ इलाकों को चिन्हित भी किया गया है। देश की राजधानी में अतिक्रमण और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर गरज रहा है। उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के बाद अब दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है। एक तरह से माफिया या अवैध अतिक्रमण करने के चलते या अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलने की शुरुआत उत्तर प्रदेश में योगी शासन के साथ हुई। योगी शासन ने अपने पहले दौर से ही माफियाओं पर अवैध निर्माण और अनधिकृत बस्तियों को निशाने पर लिया था। प्रयागराज, भदोही, आजमगढ़, मऊ, लखनऊ समेत राज्य के कई और जिलों में भी अवैध निर्माण गिराए गए। इनमें से कई निर्माण दशकों से खड़े थे। यूपी चुनाव के समय बुलडोजर सुर्खियों में बना रहा। दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को और तेज किया और इसका असर भी दिखा। यूपी की ही तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर अभियान चला है। खरगोन जिले में कुछ जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला है और इसी तरह उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। हालांकि अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने के लिए मुंबई में पूर्व सहायक आयुक्त जी खैरनार याद किए जाते हैं। दरअसल उन्होंने मुंबई में बड़े पैमाने पर एक बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने का अभियान छेड़ा था। वे काफी चर्चाओं में भी आए थे, लेकिन आज के दौर में यूपी में बुलडोजर इस तरीके से चला है कि लोग योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलडोजर पुकारने लगे हैं। उनकी मुहिम रंग लाती नजर आई तो मध्य प्रदेश सरकार और दिल्ली नगर निगम ने इसी तर्ज पर अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। हालांकि ऐसे अभियानों को हर तरफ से समर्थन नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसका सीधा विरोध तो नहीं करती, लेकिन उनका ये भी कहना है कि ऐसे अभियान टारगेट लेकर चलते हैं और उसके पीछे सियासत भी होती है। इसमें ये देखा जाना चाहिए कि दिल्ली शहर का अतिक्रमण हाल ही के वर्षों में तेजी के साथ बढ़ा। बस्तियां सिमट गई हैं। अतिक्रमण और अवैध कब्जों का जाल जिस तरीके से दिल्ली में फैल रहा था, उसे ध्वस्त करने की सख्त जरूरत थी। जरूरी ये भी है कि इसमें लोगों का साथ मिले। अतिक्रमण या अवैध निर्माण किसी खास धर्म या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। दरअसल दिल्ली को खुली हवा चाहिए, उसके अवैध कब्जे हटने चाहिए। इसे सियासत की निगाहों से देखना ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इस अभियान को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने क्या कहा, यह भी जरा सुन लेते हैं। अगर चलना है तो सबसे पहले उन नेताओं और उन अफसरों के घर पे चलना चाहिए जिन्होंने अवैध तरीके से इन मकानों को या दुकानों को बनने दिया, अतिक्रमण होने दिया। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारी साथ तो संदीप मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। हमारी साथ सतीश गर्ग जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ सत्यनारायण शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि बात बड़ी अहम है, बुलडोजर ये ऐसा शब्द हो गया है आजकल कि हर किसी को चाहिए, हर सरकार को बुलडोजर चाहिए। लेकिन वो बुलडोजर से करेंगे क्या, इसे लेकर भी बहुत सारे संशय उनमें खुद हैं। तो सत्यनारायण जी, बुलडोजर सबको चाहिए, लेकिन बुलडोजर आज ही क्यों चाहिए? एक सवाल तो यह जनता ये भी पूछ रही है कि भाई आज ही बुलडोजर क्यों चाहिए आपको। दूसरी बात यह है सत्यनारायण जी कि बुलडोजर को ऐसा बना दिया
कि जैसे एक कहते हैं ना कि डर के माहौल में आपने हर किसी को रख दिया हो कि बुलडोजर आ रहा है भाई। बुलडोजर उत्तर प्रदेश के अंदर चला तो वो माफियाओं की संपत्तियों पर चला, उस पर बहुत सारी चीजें हैं। बुलडोजर चले तो अतिक्रमणकारियों पर चले, ये वास्तविकता है, चलना चाहिए, लेकिन बिना भेदभाव के चले और बिना डर के चले। तो क्या कहेंगे आप, अब दिल्ली में भी बुलडोजर जैसे आया वैसे ही पक्ष विपक्ष हंगामा शुरू, और वो बुलडोजर अभी तक ऐसे ही खड़ा है। जी देखिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि रूल ऑफ लॉ जो है वो हमेशा हर जगह पे प्रिवेल करना चाहिए, और रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करने के लिए ये सबसे ज़रूरी है अपराधियों पे, एनक्रोचमेंट करने वालों पे, भ्रष्टाचारियों पे, जो भी इस तरह के लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में एनक्रोचमेंट की है, उनके ऊपर बिना किसी भेदभाव के बुलडोज़र चलना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है दिल्ली में। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, कभी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सब्रवाल चीफ जस्टिस होते थे, दिल्ली हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस विजेंद्र जैन होते थे। जी उस वक्त पे दिल्ली में डेमोलिशन ड्राइव चला था, सीलिंग ड्राइव चला था, वो सब चीजें क्या थी, इसके ऊपर बकायदा एक पहले पीआईएल डली हुई थी सुप्रीम कोर्ट में बहुत पहले से, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके। उस पिटीशन में ये डायरेक्शन मांगी गई थी कि भी दिल्ली के अंदर ऐसे हालात हो रखे हैं कि किसी इमरजेंसी के अंदर कोई एम्बुलेंस या कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी ऐसी जगह पे नहीं जा सकती। कल को अगर कोई इस तरह की कोई घटना होती है तो उसमें कोई किसी भी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए जितनी भी नोडल एजेंसीज हैं उनको वहां तक पहुंचने के लिए एक सेफ वे चाहिए, एक इजीएस्ट वे चाहिए। जबकि दिल्ली में आज की डेट में हालात ये हैं कि एनक्रोचमेंट इस लेवल तक हो गया है कि लोगों को गली से निकलना एक तरह से उनका दुभर हो गया है। सत्यनारायण जी, ये इंक्रोचमेंट जो है, क्योंकि ये शब्द बहुत बड़ा है, अतिक्रमण, अतिक्रमणकारी, अतिक्रमण, हर चीज में आता है ये शब्द। किसी के क्षेत्र में अतिक्रमण होता है, किसी के शब्दों में अतिक्रमण होता है, किसी की पार्टी में भी अतिक्रमण हो जाता है, ये सारी चीजें आपने देखी होगी। तो ये शब्द बहुत बड़ा है, तो इसलिए ये आज तो आया ही नहीं दिल्ली के अंदर। बिल्कुल, ये आज नहीं आया। मैं बिल्कुल साफ तौर पे कहता हूँ। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भी यूपी में बुलडोजर बाबा हैं या महाराष्ट्र में, सॉरी मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा हैं, तो ये सब चीज़ें तो लोगों ने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग अभी फैब्रिकेट की हैं। अदरवाइज ये एक नैरेटिव खड़े किए गए हैं पॉलिटिकली। इससे पहले बुलडोजर की कार्रवाई सबसे पहले दिल्ली में हुई थी, आज से काफ़ी साल पहले हुई थी। ये आप सबको पता है, दिल्ली में रहने वाले हर किसी इंसान को पता है कि दिल्ली में आज से बहुत टाइम पहले डेमोलिशन ड्राइव और सीलिंग ड्राइव चला था, जिसके ऊपर बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर रखी है। जो कमेटी बकायदा अगर किसी के गलत यहाँ पे अगर कोई इलीगल कोई एक्शन हो रहा है या किसी का ठीक से बना हुआ है या किसी ने अपना सैंक्शन प्लान करवा रखा है, प्लान सैंक्शन करवा रखा है, तो उन सब चीज़ों को लुकआउट करने के लिए बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की हुई है पहले से। और बकायदा इसमें अगर किसी के खिलाफ अगर कोई ये फील करता है कि भाई मेरे खिलाफ मतलब ये कार्रवाई गलत हुई है, तो वो बकायदा एक एमसीडी का ट्राइब्यूनल है, 30 हज़ारी कोर्ट में पूरी दिल्ली का ट्राइब्यूनल है, वहाँ पे ट्राइब्यूनल को अप्रोच करे। ट्राइब्यूनल बकायदा उसमें अगर किसी के यहाँ पे गलत तरीके से कोई डेमोलिशन है या सीलिंग है तो बकायदा उनको खुलवाता भी है, उनको रुकवाता भी है, ऐसी बात नहीं है। इसको किसी भी तरीके से, मेरा कहना ये है कि भेदभाव के नजरिए से ना देख के हमें ये देखना चाहिए कि दिल्ली को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, दिल्ली को बिल्कुल, और उसी पर बात भी होनी चाहिए। यही सत्यनारायण जी बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रेम कुमार जी से भी समझ लेते हैं, क्योंकि जब वो प्रखर होकर बोलते हैं तो बहुत कुछ चीजें सामने आती हैं और फिर उनका जवाब लेने में बड़ी आसानी हो जाती है। प्रेम कुमार जी, अगर मैं सही हूं तो मैं बुलडोजर से डर क्यों रहा हूं? यहां यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वास्तविकता यही है कि अगर बुलडोजर चल रहा है, चलिए ठीक है, हम ये कहेंगे आज से पहले नहीं चला जी, अब से पहले कुछ नहीं था जी, चलिए आज चला, लेकिन वो बुलडोजर सही जगह चले, सही जो अतिक्रमण वास्तव में हुआ है वहां पर चले, तो उसे लेकर भेदभाव क्यों, उसे लेकर डर क्यों? जी, असल सवाल यही है कि जो इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई हो रही है, तो ये अगर सिंपल ढंग से होती, जिसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होता या किसी किस्म की बात नहीं होती, तो कोई आपत्ति नहीं आती। लेकिन आपत्तियां आ रही हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ बात है। अब उसी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि अलग अलग मामलों में अगर कोई हत्यारा है तो उसका घर गिरा दो,
कोई बलात्कारी है तो उसका इंक्रोचमेंट हटा दो, या कोई और अपराध में है, दंगाई है, तो उसका इंक्रोचमेंट हटा दो। ये एक, तब इसका मतलब है कि हम अपने आईपीसी की धाराओं में शामिल कर दें। अपराध कुछ भी हो, पहले ये देखा जाएगा कि उसने इंक्रोचमेंट किया है कि नहीं। अगर किया है तो उसका पहले इंक्रोचमेंट हटेगा, उसका घर बुलडोज होगा, उसके बाद ही बाकी धाराओं में कार्रवाई होगी। अगर ऐसा है तब फिर न्यायपूर्ण तरीके से काम हो रहा है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, और हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है, तो निश्चित रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण हटाने के व्यापक मकसद, जैसे दिल्ली स्वच्छ हो, इस तरह की व्यापक सोच के साथ अगर होती है तब कहीं कोई आपत्ति नहीं आएगी। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि कई बार अदालत ने तो गलत इंक्रोचमेंट और अवैध निर्माण में थोड़ा सा फर्क है। मान लीजिए अवैध निर्माणों को भी, अवैध रूप से बसी हुई बस्तियों को भी हटाने के लिए अदालत ने फैसले दिए हैं कि हटा दिया जाए। लेकिन सरकार जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जन कल्याण और लोक कल्याणकारी डेमोक्रेसी को समझती है, वो ऐसे समय में जुडिशियरी के सामने भी खड़ी हो जाती है अध्यादेश लेकर कि नहीं, हम जनता की नुमाइंदगी करते हैं, हम सिर्फ इस बात को लेकर के हम इतने मकान ध्वस्त नहीं कर देंगे कि ये हमारी परिभाषा में ये अवैध रूप से बना हुआ है, हम इसको वैध करेंगे। और दिल्ली में आज 17 से 18,000 बस्तियां इसी आधार पर वैध हुई। और प्रेम कुमार जी, पर्सपेक्टिव एक चीज और बता दीजिएगा, क्योंकि अभी दिल्ली में बहुत सारी जगह खाली पड़ी है और बहुत सारे लोग बेचारे बेघर घूम रहे हैं, तो उनको भी जगह दे दी जाए, कम से कम उनका भी एक जगह हो जाए, फिर उन्हें भी वैध कर दिया जाए। जब अवैध शब्द ही कुछ नहीं रहेगा तो फिर क्या करना, फिर तो सारी चीजें ऐसे ही चलेंगी। फिर क्यों कहना दिल्ली स्वच्छ होनी है, दिल्ली स्वस्थ होनी है, दिल्ली में सब बढ़िया होना है, फिर तो बहुत सारी चीजें ऐसी चलती रहेंगी। फिर तो आप भी देख रहे हैं कि किस कदर जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वो किस कदर बसती जा रही हैं, और वास्तव में क्या उसमें रहने वाले लोग भारत के लोग हैं, यहां ये भी एक सवाल उठता है। जी प्रेम कुमार जी। जी संजय जी, देखिए, अगर हमारी सरकार ये निर्णय लेती है कि किसी को बसाना है, जो आपने कहा कि इतने सारे लोग बेघर हैं, उनको बेघर को बसाना चाहिए, ये एक समस्या है, बेघर को बसाना चाहिए और कहाँ बसाना चाहिए, तो ये समस्या, इस समस्या पर अगर सरकार व्यापक दृष्टिकोण से कोई निर्णय लेती है तो ये कुशासन भी नहीं है और निर्णय भी नहीं है, एक सरकार का फैसला है और वो फैसला होता है, उसके साथ हम लोग चलते हैं। अवैध बस्तियां जो वैध हो गई उस पर क्या हम और आप क्या सवाल करते हैं? नहीं करते हैं, वो वैध हुई हैं और कानूनी रूप से वैध हुई हैं। लेकिन हमने कहा कि जहां न्यायालय ने फैसला दे दिया वहां भी जनहित में सरकारें सोचती हैं, ये मैंने कहा। लेकिन अभी की जो चर्चा है बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव में चर्चा है कि क्राइम कुछ हो रहा हो लेकिन सजा इंक्रोचमेंट की मिलेगी। और कहीं पर दंगा हो गया जहांगीरपुरी में, तो जहांगीरपुरी में दंगा के बाद में शांति प्रायोरिटी नहीं रहेगी, पहले इंक्रोचमेंट हटाया जाए, ये जो है। और इसके पीछे जो सियासत है, या फिर खरगोन में ऐसा ही हुआ, या फिर ऐसे ही मामलों में किसी के साथ हुआ और किसी के साथ नहीं हुआ, तो इस तरह से इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है अपने मकसद से भटक गया। ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने और सौंदर्यीकरण का अभियान नहीं रह गया, ये बदले की कार्रवाई में बदल गया। इसलिए भी बदला कि कई नेताओं ने ऐसे बयान दिए कि अब जो है ऐसा ही होगा, दंगाइयों को नहीं छोड़ा जाएगा, बुलडोज कर दिया जाएगा, और इस तरह से और भी उनकी भाषाएं रही जिससे एक मतलब निकलता है। तो जब प्रशासन एक्शन करे और नेता उसको डिफाइन करे कि ये बदले की कार्रवाई है, तो निश्चित रूप से प्रेम कुमार जी, ये तो बिल्कुल स्वतंत्र नहीं, ये तो होना नहीं चाहिए और इस तरीके की बातें तो खैर नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके उलट एक जगह से पथराव लगातार हो रहा हो और वो जगह वास्तव में आपके कागजों में अवैध हो, ये एक सवाल ले रहा हूं खाली, अवैध हो तो वहां पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पहले ये माना जाए कि प्रेम कुमार जी, पहले ये माना जाए कि भाई ये जो बस्ती है पहले ये देखी जाएगी कि ये हमारे किस काम आ सकती है, क्या ये हमारा वोटर है या वोटर नहीं है,
या ये भी सवाल इस तरीके के आते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि अगर कहीं से कोई क्राइम हो रहा है और वो वास्तव में अवैध जगह से हो रहा है तो वहां पर कार्रवाई क्यों ना हो, कोई तो शुरुआत करेगा। संजय जी यहाँ पर समझिए, अगर कोई पथराव हो रहा है या कोई क्राइम हो रहा है, दूसरे किस्म का क्राइम हो रहा है, तो हमारी ही स्थापित संविधान की धाराओं को तोड़ा जा रहा है, अव्यवस्था और अशांति फैलाई जा रही है। तो क्या वैसे क्राइम से जूझने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है? एकमात्र सिस्टम उसको बेघर करना है, यह बड़ा सवाल। बेघर कर देने से क्राइम खत्म हो जाएगा, यह तो अजीबोगरीब सोच है। नहीं, बिल्कुल है, यही बहुत सारी चीजें हैं। चलिए संदीप मिश्रा भी हमारे साथ हैं। संदीप जी, सत्यनारायण जी, आपके पास आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, आपसे भी जवाब लूंगा। संदीप मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हम फिर भी कहेंगे कि अगर सही कार्य के लिए कार्य किया जा रहा है तो उसका स्वागत भी होना चाहिए, ये नहीं कि खाली उस पर सवाल ही खड़े कर दिए जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दिल्ली के दर्शकों को और इस विद्वत परिषद को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, फिर अपनी वाणी को शुरू करता हूं। बड़ा अच्छा लगा कि बहुत दिनों बाद एक निष्पक्ष और बुलंद आवाज सुनने को मिली प्रेम प्रकाश जी के माध्यम से, जो निष्पक्षता के साथ सारगर्भित तरीके से बिंदु दर बिंदु, परत दर परत नाकाम, लाचार, निकम्मी सरकारों की परत खोल रही थी। मैं आपको साधुवाद देता हूं भाई जी। दिल्ली और पूरी जनता को मैं ये बता देना चाहता हूं कि दिल्ली को स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। संजय जी, स्थिति यह है कि जमीन किसके पास है दिल्ली में, जमीन का हक किसके पास है? जमीन का हक या तो डीडीए के पास है या फिर एमसीडी के पास है। 15 साल से एमसीडी का शासन है। लेंटर पर कितने रुपए उगाही हुए, लेंटर पर कितने रुपए इन पार्षदों ने लिए, लेंटर पर कहां से उगाही करके अब पूरी दिल्ली में जब लेंटर इन्होंने बनवा दिए, वो वैध था या अवैध था, वो कैसे बना, किसने उन पर खर्चा लिया, कौन मर रहा है, कौन थे वो लुटेरे? देखिए, एक बहुत अच्छी बात मैं कहता हूं कि रिश्वतखोर ये बीजेपी वाले, बेईमान ये बीजेपी वाले, भ्रष्टाचारी ये बीजेपी वाले, लुटेरे ये बीजेपी वाले, अवैध निर्माण के जनक ये बीजेपी वाले। और घर किसका टूटेगा? घर टूटेगा एक गरीब आदमी का, जो पहले लुटा अब बुलडोजर से रौंदा जाएगा। क्यों नहीं आदेश प्रदेश और रिंकिया के पापा के घर पर बुलडोजर चला दिया जाए? रिंकिया के पापा मनोज तिवारी जी जब बने थे अध्यक्ष तो उन्होंने माना था, पूरी दिल्ली इस बात की गवाह है कि उन्होंने कहा था एक भी पार्षद मेरा ईमानदार नहीं है जो जीत जाए। सारे के सारे 272 पार्षद नए चेहरे, नए रंग रूप में लेके आए, लेकिन भ्रष्टाचारियों का दल भ्रष्टाचार से नहीं बदला। मैं एक बहुत बढ़िया बात कहता हूं कि इतनी सी बस कहानी है, एमसीडी भ्रष्टाचार की अम्मा है, बीजेपी भ्रष्टाचार की नानी है। दो बातें बहुत अच्छी दिल्ली में चल रही है कि बीजेपी भगाओ और बुलडोजर से घर बचाओ। आज लोगों की, प्रेम शंकर शुक्ला जी की ही बात को, मैं प्रेम शंकर जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, इन्होंने कितनी निष्पक्षता से एक बात कही कि डर बुलडोजर से नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता साहब, बुलडोजर से डर नीयति से लगता है, नीति से लगता है, मनसा से लगता है। कोई गंजा बाबा, गांजा बाबा चिलम पीकर किसी भी एक उस बस्ती को उजाड़ने की बात कर देगा, जिस बस्ती में सिर्फ एक धर्म विशेष के लोग रहते हैं, उसे आप नैतिक मान लेंगे? संदीप जी, एक चीज बताइए, आपने बहुत सारी चीजें कह दी, बहुत सारी चीजें, लेकिन मुद्दे पर बात करते हुए आप एकदम अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। आप ये बताइए कि नहीं, सुनिए पहले, आप सुनिए संदीप जी, पहले सुनिए, बिल्कुल आपकी भी बातें हम सुन रहे थे। हम ये कह रहे हैं कि हम 1 मिनट तो सुनो, 1 मिनट बात तो खत्म करने दो। अरे पहले आप ही से सवाल ले रहा हूं भाई, आप सुन लीजिए। संदीप जी, आप चीजों को जहां ले जाना चाह रहे हैं वहां ले जाने की जगह अगर मूल मुद्दे पे बात करें तो बात इतनी सी है कि आखिर हर चीज में, क्योंकि हम यहां पे बात करने के लिए बैठे थे कि बुलडोजर में, जो बुलडोजर है वो जो चल रहा है, जिसकी बात हो रही है, उसे किस तरीके से, किस एंगल से देखा जाए। लेकिन हर बार जब भी डिबेट होती है, प्रेम कुमार जी भी यहां पे है, धर्म, विशेष, जाति, हर चीज उसमें दाग दी जाती है। हम ये कह रहे हैं कि वर्तमान की परिस्थितियों में दिल्ली खूबसूरत बने, इसके लिए बुलडोजर चले, स्वागत होना चाहिए, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो बात उसकी होनी चाहिए ना। यहां भ्रष्टाचार पर भी डिबेट करेंगे तब आप बोलिए खूब दबाकर, आप क्योंकि जितना संदीप जी आप बोलेंगे, बीजेपी वाले भी उसी बात को लेकर उस डिबेट का जो रुख है ना,
वो फिर भ्रष्टाचार और फिर केजरीवाल जी ने ऐसे कर दिया, फिर वो कहेंगे, सवाल आप खत्म कहेंगे हो गया उन्होंने क्या? ऐसा कर दिया, फिर यही सवाल चलता खत्म हो रहेगा। गया क्या? जो मुद्दा है वो भटक जाएगा। सवाल खत्म हो गया क्या? बोलिए। सवाल, हाँ सुनिए, जवाब सुनिए, बहुत बेहतरीन। अगर भ्रष्टाचार की जननी को नहीं मारोगे तो बुलडोजर किसी की छाती पे चलाए क्यों रहे हो? बुलडोजर चलाने की नौबत क्यों आई? कौन थे भ्रष्टाचार के अब्बा जिन्होंने खाया है रिश्वत का मुरब्बा और बना दिया लोगों का घर? आज किस हैसियत से ये लोगों का घर तोड़ने जा रहे हैं? ये कौन थे रिंकिया के पापा एंड गैंग, आदेश प्रदेश गुप्ता एंड गैंग? क्यों लिया इन्होंने लेंटर पे अवैध बनाने के लिए, बस्तियां बसाने के लिए पैसे? क्यों ये लुटेरे बने? क्यों ये बेईमान बने? क्यों ये नैतिकता के पतन पे गए? और एक और बात बता दूं, देश, दिल्ली ही नहीं सुंदर होना चाहिए संजय जी, पूरा देश सुंदर होना चाहिए। कब चलेगा किसानों को रौंदने वाला, थार चलाने वाले टहनी के घर पे बुलडोजर? कब चलेगा एसएचओ के घर पे बुलडोजर, तिलकधारी के, जिसने 4 गैंग रेप करने वालों के बेटिया का भी बलात्कार कर दिया? कब चलेगा चंदौली के उन वर्दीधारी गुंडों के ऊपर घर पे बुलडोजर, जिन्होंने जाके एक मासूम की हत्या कर दी? ये ऐसे लोगों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? क्यों बुलडोजर की दिशा उस तरफ ही मोड़ दी जाती है जो इनका वोट बैंक नहीं है? अगर नियति साफ नहीं है, नीति साफ नहीं है, इनकी मनसा साफ नहीं है, तो ये दिल्ली है साहब। 15 साल से किसने अवैध बस्तियां यहाँ बसाई हैं? किसने अवैध धंधे यहाँ किए? किसने अवैध अतिक्रमण कराया है? इसकी अम्मा बीजेपी है और बीजेपी के पार्षदों का मुंह काला है। ये काले मुंह से चुनाव में सामना नहीं कर पा रहे, हमारे सामने टिक नहीं पा रहे। इनकी हिम्मत नहीं है कि गलियों में जाकर ये कह दें कि मैं बीजेपी का पार्षद हूं। लोग कहते हैं वही लेंटर चोर है, ये वही लेंटर पे पैसा लेने वाले हैं, ये वही आदेश गुप्ता के उगाही गैंग के सरगना है जो एक फूल का निशान लेके हमें बेवकूफ बनाते आ रहे। साहब दिल्ली बेवकूफ चलिए नहीं एक बार बनेगी। सतीश मैं जी, चुनौती कर देता हूं। संदीप जी तो बहुत कुछ कह गए, लेकिन मुद्दा शायद मुझे अभी तक भी नहीं लगा कि सामने आया है। चलिए सतीश जी बोलिए, जवाब दीजिए। जब बहस ऐसी होनी है तो करिए जी, बोलिए। मेरी भी बात ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा है। जहां तक बात है संदीप जी के एक भाषण रटा हुआ आम आदमी पार्टी के लोगों ने, इनके पास वही टेप है, चलाने दो, कोई खास बात नहीं। लेकिन जो मुद्दा असल में बुलडोजर का है, इंक्रोचमेंट का है, अभी जब एक सज्जन कह रहे थे कि 20 साल से चल रहा है दिल्ली के अंदर, बिल्कुल ठीक है। मॉनिटरिंग कमेटी आई और मॉनिटरिंग कमेटी ने लोगों की चलती चलती दुकानें सील कर डाली, कोई आवाज नहीं दे रहा था क्या हो गया है। उसके बाद एसटीएफ बनी और एसटीएफ को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी। पूरे के पूरे सब लोग हैं जो हर 15 दिन में बैठक करती है, जो ये तय करती है कि किस किस इलाके में सफाई अभियान चलना चाहिए। और उसने टारगेट लिया कि सबसे पहले कम से कम भी औरों के घरों में ना घुसे तो रोड पे जो इंक्रोचमेंट है उसको तो हटाया जाए। लेकिन दिल्ली का दुर्भाग्य है, दिल्ली का व्यापारी भी रोता रहा कि आपको सारी दिल्ली की सिर्फ यही दुकानें दिखाई देती हैं। वो क्षेत्र जाफराबाद, सीलमपुर, शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, ओखला, वहां लगातार के अंदर दुनिया भर का अवैध मामला हुआ है। आपको जाते हुए क्यों डर लगता है? अफसर कहते थे हमें डर लगता है, वह कुछ भी हो सकता है। ऐसे कौन से लोग आ गए कि दिल्ली के अंदर कोई 4 पुलिस वाले निकलेंगे, एक बुलडोजर लेके निकलेंगे, भरी मार्केट को सफाई कर देंगे। लेकिन अगर किसी सही इंक्रोचमेंट को इन इलाकों में साफ करना पड़े तो 400 पुलिस वाले चाहिए। साहब ये अन्याय दिल्ली में आज से नहीं हो रहा, यह अन्याय दिल्ली में पिछले 20 साल से हो रहा है। जहां सफाई होनी चाहिए थी उसके ऊपर कभी कांग्रेस के लोग, कभी आम आदमी पार्टी के लोग साया बनकर बैठे हुए थे, और दिल्ली की बाकी जगह पर एसटीएफ या अन्य जो भी लोग थे उसकी सफाई कर रहे थे, चाहे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कर रहे थे, कभी मॉनिटरिंग कमेटी की निगरानी में कर रहे थे। तो निश्चित रूप से जब हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, साथ साथ इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि अगर अवैध निर्माण पर, इंक्रोचमेंट पर, अगर जहां पर भी बार बार कहते हैं धर्म विशेष, क्यों साहब उनको आपने खुला लाइसेंस दे रखा है? दिल्ली के अंदर रोड पर कब्जा कर लें, दिल्ली के अंदर कबाड़ी की दुकानें खोल लें, दिल्ली के अंदर अवैध हथियार रख लें, दिल्ली के अंदर गोलाबारी करें, दिल्ली के अंदर जरा सा अगर कोई पुलिस वाला जाए तो वहां पर 500-700 की भीड़ इकट्ठी हो जाए, वहां पर पथराव करे, वहां पर कट्टे निकल आए। इसलिए दिल्ली के अफसर और दिल्ली की पुलिस डरते थे, इनके ऊपर आज कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। मॉनिटरिंग कमेटी भी एक शब्द नहीं कह पाई। क्यों नहीं कह पाई साहब? कौन था इनके सिर पर? क्या नियत थी उनकी कि इतने सालों में इन पर कार्रवाई नहीं? बीजेपी ने अगुवाई की, उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर ऐसी अंधेरगर्दी नहीं होने देंगे। कि एक तरफ तो हम लगातार हर हफ्ते हो रही है, कोई ऐसा नहीं कि आज ही हो रही है, क्योंकि 400 पुलिस बल जाएगा, बड़ी फोर्स जाएगी, बुलडोजर जाएंगे,
तामझाम चाहिए। वो ऐसे लोग हैं जो 1 मिनट में हल्ला कर सकते हैं, 1 मिनट में इकट्ठे हो सकते हैं। उनके ऊपर आम आदमी पार्टी जैसे लोग एक धर्म विशेष का ठप्पा लगाकर कह सकते हैं कि साहब इन पर हो रही है। प्रेम प्रकाश जिनको बड़े अच्छे लग रहे हैं क्योंकि वो तो इनके मन की बात कहते हैं लगातार। मेरा सिर्फ इतना कहना है, जब हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं तो दिल्ली में किसी को छूट नहीं दी जा सकती है कि आप दंगे भी करोगे, हथियार भी रखोगे और आपके सिर के ऊपर कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे, फिर कितनी फोर्स लगानी पड़े, कितनी फोर्स लगानी पड़े, कितनी ताकत लगानी पड़े, दिल्ली को गंदा नहीं रहने देंगे। दिल्ली का जितना भी ये इंक्रोचमेंट हुई है, जितनी भी रोडें घेरी गई है, चाहे कितनी ताकत लगा ले भारतीय जनता पार्टी उस अभियान के अंतर्गत जहां पूरी दिल्ली की सफाई में लगी है, एक एक गली मोहल्ले के अंदर किस तरीके से चीज साफ हो सकती है, उसी तरीके से इन क्षेत्रों में भी पूरी ताकत के साथ इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा। क्या शाहीन बाग में दंगा हुआ है क्या जो आप ये कह रहे हैं? क्या जाफराबाद में हुआ है क्या? को लेकर कहीं कोई सतीश जी बात आपत्ति ये नहीं है है, और इसलिए इनको लग रहा है इस बचाव में आ गए। क्यों साहब, ऐसी क्या बात है? जब दिल्ली की और सड़कों पर होता है आप तो कहीं नहीं निकल कर आते, सारे दिन दिल्ली के अंदर सफाई करते हैं एमसीडी, रोज बुलडोजर। आपको अगर कुछ समझना हो, दिल्ली के एसटीएफ की 70-80 रिपोर्ट से निकाल कर पढ़ लो, उसके अंदर लिखा है कब कब पर किस किस जगह पर क्या क्या कार्रवाई, लगातार कार्रवाई हो रही है। दिल्ली के एमसीडी की कार्रवाई पढ़ लो। लेकिन क्यों ये आम आदमी पार्टी है साहब, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी पड़ी है। आप 40,000 की पराली की 16 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप सब 58,000 करोड़ रुपए खा गए दिल्ली जल बोर्ड के, इसलिए इनको सब चोर नजर आते हैं। चलिए यहाँ पे इनकी क्या मनी है, अभी यहाँ आएंगे, सतीश जी, अभी पंजाब सतीश जी आते आपके हैं। पास वापस आएंगे, वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज चर्चा है खास में बात कर रहे हैं दिल्ली में भी बुलडोजर और सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम भगत भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शिवम। शिवम, ये कहा जा रहा है कि जो बुलडोजर है वो राजनीतिक बुलडोजर है, बुलडोजर की आड़ में राजनीति हो रही है। बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है। आपको सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? जी जी बोलिए। ये बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है। ये यूपी मॉडल को ये लोग अपना रहे हैं, जो यूपी में बुलडोजर की राजनीति इन्होंने चालू करी है, वो अब ये दिल्ली में रेप्लिकेट करने के चक्कर में है। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि गरीबों के ऊपर आक्रमण ऐसा करना, इतना गरीब विरोधी होना, जबकि कोविड के बाद लोगों की अर्थव्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था में इतना बुरा हाल है, लोगों को घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, कि इतनी गरीब विरोधी नीतियां इन्होंने अपनाई हैं कि लोगों के घर, उनकी दुकानें, ये हर चीज तोड़ रहे हैं। अरे इतना गरीबों से इनको क्या परेशानी है, प्रॉब्लम है, ये जरा इनसे आप पूछिए। रेडी पटरी वालों की ये रेडी पटरियां तोड़ रहे हैं। 4.5 लाख करोड़ साल का जीडीपी में उनकी कंट्रीब्यूशन है रेडी पटरी वालों की, ये लेकिन उनकी दुकानें तोड़ रहे हैं। ये ऐसा इतना गरीबों से इनको क्यों तकलीफ है, आप ये जरा पूछिए। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अभी इतना जोर से बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने एक बार भी कोई निंदा नहीं करी है, एक बार भी इनका कोई लीडर जमीन पे नहीं आया है। क्यों इतना टैक्टिकल चुप्पी क्यों साधे हुए हैं ये लोग? इनको गरीबों की तकलीफों से कोई इशू नहीं है, और सारा टाइम ये पंजाब में है या ये हिमाचल प्रदेश में है या अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। दिल्ली में ये कभी दिखते नहीं है। दिल्ली में एकदम ये गरीब विरोधी हुए हुए हैं। और बीजेपी की सरकार को यही बोलना चाहूंगा कि आप गरीबी पे बुलडोजर चलाइए, गरीबों पे नहीं। जी नहीं, चलिए बहुत ही बड़ी बात है। अगर मैं सत्यनारायण जी आऊँगा, संदीप जी इसके बाद आपके पास भी आऊँगा, पूरा आप दीजिएगा जवाब। सत्यनारायण जी, आखिर बुलडोजर और सियासत, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें हो रही हैं कि बात बुलडोजर की है, कोई ये बात करने को तैयार नहीं, ना मानने को तैयार है कि जो बुलडोजर चलेगा उसमें भेदभाव नहीं होगा और वो वास्तव में उसी
जो लोग जिन लोगों ने अतिक्रमण किया उन्हीं पर चलेगा। और एक सवाल ये भी है कि जब अतिक्रमण हो रहा था तब वो लोग कहाँ सो रहे थे? देखिए, पहली बात तो ये कि कानून में प्रावधान है कि कोई भी आदमी, कोई भी क्रिमिनल कोई क्राइम करने के बाद में एक्सक्यूज नहीं ले सकता किसी तरह का कि वो पकड़ा गया है या उसको नहीं पकड़ा गया है तो मेरे को क्यों नहीं पकड़ा है। जी, तो ये कोई एक्सक्यूज लॉ में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा संजय जी, सबसे पहले इंदिरा गांधी के टाइम पे आपको याद होगा 20 सूत्रीय कार्यक्रम चला था जिसमें झुग्गी झोपड़ी वालों को एक तरह से एक मोडस ऑपरेंडी खड़ी कर दी गई थी दिल्ली के अंदर कि आदमी आज कोई एक जगह पे झुग्गी डालेगा, कुछ दिन वहाँ पे रहेगा, फिर सरकार उसको नई जगह पे अलॉट करके दे देगी, फिर वो वहाँ पे रहेगा, फिर उसको बेच देगा, फिर तीसरी जगह पे आ जाएगा। ये एक साइक्लो स्टाइल पूरे दिल्ली के अंदर, ये मोडस ऑपरेंडी के तहत पूरी दिल्ली के अंदर झुग्गियाँ बस गई और उनको बाकायदा सरकार ने प्लॉट अलॉट करके भी दिए। लेकिन उन लोगों ने, क्योंकि उनकी एक फितरत बन गई थी कि एक जगह पे कब्जा करके फिर बदले में सरकार हमें दूसरी जगह पे जगह दे ही रही है, फिर उसको बेचना और फिर तीसरी जगह पे चले जाना, ये एक तरह से सिस्टम का हिस्सा बन गया। इसके बाद जहां तक की बात है कि वे इंक्रोचमेंट की, जब चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त पे एसटीएफ बनाई गई थी और एसटीएफ में ये भी था कि कोई भी अगर उसमें ऑफिसर अगर इन्वॉल्व मिलता है कि किसी के भी एरिया में अगर कोई इंक्रोचमेंट है या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उनको रोकने के लिए बाकायदा एसटीएफ को पावर दी गई थी। साथ में ऑफिसर्स के अगेंस्ट भी कोई एक्शन लेने के लिए, मतलब लीगल एक्शन लेने के लिए उनको बाकायदा ऑथराइज किया गया था। अब आज की डेट में अगर हम देखें तो ये एक प्रैक्टिस बन गई है कि जहाँ तक अभी शिवम जी भी कुछ देर पहले कह रहे थे कि गरीबों के खिलाफ, तो ये इस तरह के नैरेटिव बना के हम कुछ लोगों को, क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि वो गलत काम करें, वो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करें, फिर वहाँ पे वो मकान बनाएं, फिर वहाँ पे वो इलीगल एक्टिविटीज़ करें। मैक्सिमम इस टाइप की कॉलोनीज जितनी भी हैं, आप अगर जाके देखेंगे आज वहाँ पे ड्रग्स के धंधे वहाँ पे हो रहे हैं, इलीगल लिकर सेल वहाँ पे हो रही है। जितने भी लीगल तौर पे अगर देखेंगे इलीगल तौर पे, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। तो मैं इन सब से ये पूछना चाहूँगा कि जहाँ पे भी, जब भी किसी भी अगर कोई करप्शन में इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई हो तो ये कहते हैं संविधान खतरे में है, अगर कहीं पे कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो संविधान खतरे में है। अरे भैया, सब चीज़ों के लिए कानून बना हुआ है और कानून अपना काम करता है। अगर किसी के खिलाफ कोई गलत स्टेप इनिशिएट करती है गवर्नमेंट तो वो बाकायदा कोर्ट में जा सकता है, उसके लिए ट्राइब्यूनल बने हुए हैं, उसके लिए मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है, पूरा बाकायदा एक सिस्टम है। आप उस सिस्टम को ऐसा मत करिए कि जब भी किसी के भी खिलाफ अगर कोई लीगल एक्शन लिया जाता है, कोई भी गलत काम करने वाले के खिलाफ, तो आप एक ही नैरेटिव बनाने में खड़े हो जाते हैं, ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान खत्म हो रहा है। अरे भैया, अगर संविधान खत्म करने की बात करें तो मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, आज से पहले और इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। मैं कितने सारे इवेंट आपको गिनवा दूंगा जब आपने कभी नहीं कहा कि संविधान खतरे में है। अगर यही सब चीजें चलती रही तो दिल्ली कभी सुधरने वाली नहीं है। हम पॉलिटिकल ब्लेम करने की बात करें या दंगाइयों को समर्थन देने की बात करें, अभी कुछ देर पहले मेरे साथी आम आदमी पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बोली। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जब पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए उनमें भी आम आदमी पार्टी के काउंसलर अरेस्ट हुए, बाकायदा उनका नाम आया और वो सीसीटीवी फुटेज और वो सब एविडेंस रिकॉर्ड पे हैं। अगर जहांगीरपुरी में भी होता है तो यहाँ पे भी इनके वर्कर। चलिए सत्यनारायण जी, आज तो बुलडोजर पर बात कर लेते हैं। प्रेम कुमार जी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, आखिर अगर किसी भी चीज़ पर कार्रवाई होती है तो उस पर राजनीतिक जो चश्मा है उसे लगाकर देखा जाता है, तो ऐसे में समाधान कैसे निकले और समाधान क्या होने चाहिए, बात इस पर भी कर लें। क्योंकि प्रेम कुमार जी, लगातार यहाँ पर एक परंपरा सी बन गई है किसी भी डिबेट के अंदर, क्योंकि आप तो इतने वरिष्ठ हैं, हर जगह बैठते हैं, जब तक हो हल्ला होकर वो मुद्दा ही ना भटक जाए, जब तक शायद बहुत सारे लोगों को लगता नहीं है कि डिबेट हुई है। तो हम यही कहेंगे और सबसे आशा भी करेंगे कि जो बोल रहा है उसे बोलने दे और उसके बाद अपनी बात भी रखें। प्रेम कुमार जी, समाधान फिर क्या है? अगर हम कार्रवाई की ओर नहीं जाएंगे और उसे राजनीतिक चश्मा पहरा देंगे, चाहे दोनों तरफ से हो, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, तो अच्छी चीजें कैसे निकल कर आएंगी, कैसे कोई चीज सुंदर बनेगी और कैसे नई शुरुआत होगी? जी संजय जी, इसको इस रूप में देखते हैं कि अतिक्रमण कोई नई घटना नहीं है समाज की, और अतिक्रमण हटाना भी कोई नई बात नहीं। दोनों चीजें बहुत लंबे समय से चलती रही और उसमें हमारे साथी जैसा कह रहे थे कि भू माफियाओं का अस्तित्व भी होता है जो कि ऐसे काम करवाते हैं, उससे राजनीति भी होती है, तमाम बातें सब अपनी जगह सही है। इसके बावजूद हम क्या परंपरा रही है
परंपरा ये रही है या अच्छा होना चाहिए क्या, वो ये कि अतिक्रमण हटाना अगर जरूरी है, सौंदर्यीकरण के लिए जरूरी है, आसपास रहने के लिए, ट्रैफिक के ख्याल से जरूरी है या किसी भी कारण से जरूरी है, तो वो कार्रवाई प्रशासनिक नजरिए से होना चाहिए। लेकिन जो लोग अतिक्रमण का शिकार, अतिक्रमण हटाने से पीड़ित हो रहे हैं, उनके प्रति सद्भावना पूर्ण नजरिया भी हमारा होना चाहिए कि उसका रोजगार छिन रहा है, वो हमारा समाज का हिस्सा है। अगर जहां अट्टालिकाएं हैं वहां झोपड़ी भी होंगी, तो आप झोपड़ी हटा देंगे तो आपके घर के नीचे आपको चाय पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा और डोसा बनाने वाला नहीं मिलेगा, पराठे खिलाने वाला भी नहीं मिलेगा। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। तो जब हम मानवीय संवेदना को लेकर के अगर ये एक्शन करते हैं, और हमेशा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं कोई नई बात कह रहा हूं, ये हुआ है कि अतिक्रमण भी हटते हैं, जो पीड़ित होते हैं उनको कंपनसेट भी किया जाता है, कई बार दूसरी जगह बसाया भी जाता है, कई जगह व्यवस्थित ढंग से दुकानें दी जाती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब यहीं पर एक थोड़ा सा राजनीतिक बात ले लेते हैं कि मान लीजिए कहते हैं कि ऐसा करने से रोहिंग्या जो है उसको हम भगा लेंगे। अरे रोहिंग्या से दिल्ली मान लीजिए मुक्त हो जाएगी, लेकिन वो रोहिंग्या जाएंगे कहां? दिल्ली के बगल में जाएंगे, कहीं दूसरी जगह में जाएंगे। अगर इस देश में घुस आए हैं वो, तो उसका संवैधानिक उपचार खोजना होगा। अतिक्रमण हटा देने से रोहिंग्या प्रॉब्लम खत्म होने वाला नहीं है। अगर जो कह रहा है कि रोहिंग्या को भगाओ इसीलिए अतिक्रमण हटाओ, वो सिर्फ और सिर्फ नारे दे रहा है, रोहिंग्या प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर रहा है। रोहिंग्या प्रॉब्लम है, रोहिंग्या प्रॉब्लम है, इसका सेंट्रल लीडरशिप से इसका उपचार होगा। आप सबको, हम सबको गोली भी नहीं मार सकते और न सबको भूखे मार करके रख सकते हैं, और न सब ठीक है डिटेंशन में ले सकते हैं, लेकिन जिंदा तो रखना पड़ेगा, मानवता तो जिंदा रखना पड़ेगा। ये भी बातें हैं। अब ये मैंने सिर्फ रोहिंग्या का नाम इसलिए लिया ताकि राजनीतिक समस्या जो इसमें जुड़ी हुई है उसको भी समझा जा सके। बिल्कुल। इसमें एक सवाल और है प्रेम कुमार जी, वो भी थोड़ा सा, क्योंकि आप ही से ले लेता हूँ, बाकी चीज तो बहुत अहम है ही। जो रोहिंग्या है, क्योंकि इससे भी ये शब्द भी बार बार गूंजता रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें मानवता के आधार पर हमें बहुत सारी चीज़ें करने भी पड़ती है, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि हम रोहिंग्याज को यहाँ पर राशन कार्ड भी दे दें, वोट का अधिकार भी दे दें और उनको एक पूरी की पूरी नागरिकता भी दे दें? ये कहाँ तक सही है? इस पर भी तो कहीं ना कहीं चिंतन मंथन होना चाहिए ना। संजय जी, बिना नीति बनाए हुए अगर किसी को राशन कार्ड दिया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है तो गलत है, इलीगल है, या वो किसी हमारे सिस्टम का बेजा इस्तेमाल करके वो हासिल कर रहा है। लेकिन अगर हम इस नीति भी नहीं बनाएंगे, हम कुछ करेंगे भी नहीं, रोहिंग्या को आने भी देंगे, निकालेंगे भी नहीं, डिटेंशन में भी नहीं लेंगे और कहेंगे कि इनको रोजी रोटी भी चलाने का, रेहड़ी का भी हक नहीं है, तो ये कैसा हम देश चला रहे हैं या कोई कारोबार चला रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? एक पॉलिसी तो होगी रोहिंग्याओं के लिए जो घुस आए हैं। हम बांग्लादेश में जो रोहिंग्या घुस आए हैं उसको हम मानवीय आधार पर मदद कर रहे हैं, सरकारी मदद की जा रही है, प्रोग्राम बनाकर की जा रही है। और हमारे यहाँ अगर गलत तरीके से घुस आए चुके, गलत इसलिए कि हमारी पॉलिसी उसको एक्सेप्ट करने की नहीं थी। अगर हमारी पॉलिसी एक्सेप्ट करने की होती तो रोहिंग्या भी सही होते। अगर हमारी पॉलिसी एक्सेप्ट करने की नहीं है, फिर भी वो घुस आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, कहीं ना कहीं एक नई पॉलिसी उस पर बननी चाहिए प्रेम कुमार जी। बात यह है कि उस पर सबसे पहले एक पॉलिसी बननी चाहिए जिस पर बात होनी चाहिए, और यह भी बात होनी चाहिए कि जिन लोगों ने उस तरीके के राशन कार्ड या जो चीज़ें उन्हें बनवा दी है उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये भी सवाल है, चाहे वो किसी भी दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, ये बहुत बड़ी बात है। और अब बोलिए संदीप जी, आप बहुत देर से कह रहे थे कि मुझे बहुत कुछ बोलना है, अब बोलिए, आपके पास 5 मिनट है, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। मेरे पास सिलसिलेवार 4-5 लोगों के सवाल आए, मैं सबका क्रमबद्ध तरीके से जवाब जल्दी से दीजिएगा क्योंकि समय कम है और 2 मेहमान और हैं जी। 5 मिनट दिया ना, मैं 5.5 मिनट भी नहीं लूंगा, 5 मिनट ही लूंगा जी। एक बहुत अच्छा शेर याद आया कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और ये बीजेपी वाले तरस भी नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने में। ये किस तरह का पीले पंजे का कहर है जो बीजेपी का जहर है। मामा भी चला रहे हैं बुलडोजर, बाबा भी चला रहे हैं, और आदेश और प्रदेश और रिंकिया के पापा भी बुलडोजर पे सवार हो गए। ये किसको मारना चाहते हैं, किसको कुचलना चाहते हैं, ये पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। आज न्याय वर्सेस बुलडोजर हो गया है।
जस्टिस वर्सेस बुलडोजर हो गया। न्यायालय की जगह क्या कोई बुलडोजर ले सकता है क्या? किसने हक दिया है कि बिना न्यायालय में जाए किसी को दोषी मान लो और उसके घर पर उसकी छाती पर बुलडोजर चढ़ा दो? ये देश के कानून संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? ये कौन लोग हैं जो कटघरे में खड़े हो रहे हैं और फिर संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान के आगे सजदा करते हैं, झूठे आंसू बहाते हैं? ये मगरमच्छ आंसू बहाने वाले और दुनिया में दूसरे देशों में जाके ढोल पीटने वाले कौन लोग हैं? विदेशों में ये जाके ढोल पीट रहे हैं और हिंदुस्तान का नौजवान बेरोजगार छाती पीट रहा है। रही बुलडोजर की बात, मुझसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने पूछा कि आम आदमी वाले पंजाब में रहते हैं या हिमाचल में रहते हैं? आप जैसे नेताओं ने ही भैया कांग्रेस का जीरोकरण का आविष्कार किया, जिन्हें जानकारी नाम का जीरो है। आपका खाता नहीं खुला 10 साल से, अगले 20 साल तक भी नहीं खुलेगा आपकी इसी हरकतों से। मैं आपको बता दूं, देश में जितने भी प्रदेश हैं, किसी पे 30 लाख 3 लाख करोड़ का कर्जा है, किसी पे 4 लाख करोड़ का कर्जा है। एक केजरीवाल की ईमानदार सरकार है जहां 700 करोड़ सरप्लस बजट है। आपको ताली पीटनी चाहिए इस बात पे कि एक ईमानदार सरकार है जहां बिजली भी जनता को मिल रही है, पानी भी जनता को मुफ्त मिल रहा है, बस की टिकट भी मिल रही है, मजदूरों को भी फ्री बस टिकट मिल रही है, सारी राहत, मोहल्ला क्लिनिक सब मिल रहा है और सरप्लस बजट है। लेकिन जहां जहां बुलडोजर रौंद रहे गरीबों के घर पे, वो 3-3, 4-4 लाख करोड़ घाटे से कहां जा रहा है? ये लूट और झूठ का पैसा भैया। ईमानदारी बोलती है, केजरीवाल राजनीति के पाठशाला है। दूसरा, सतीश जी ने मुझसे कहा था कि आकंठ डूबी है भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी। ये तो आपकी 3 और 7 सीटें ही बता रही हैं कि आपका चेहरा किस लायक है और आप विधानसभा में 70 में किस कोने पे घसीट के बिठा दिए गए हो, समेट के बिठा दिए गए हो। आप बोलने लायक नहीं हो। मनोज तिवारी ने 272 ही अपने पार्षद निकम्मे बता दिए थे कि ये जीत नहीं सकते एक भी। ये भी इतिहास का एक पन्ना है। मेरे साथ ही अभी मेरे से पूर्व वक्ता, शायद शिवचरण जी, क्या नाम था, सतीश जी, उन्होंने एक बात कही कि क्या ऐसा है कि दिल्ली में पुलिस जा नहीं सकती, अतिक्रमण हटा नहीं सकती, पुलिस को डर लगता है, खौफ लगता है? इन्होंने जाने अनजाने में अमित शाह एंड टीम को कटघरे में खड़ा कर दिया कि पुलिस भी उनकी है, पुलिस जा नहीं सकती। अवैध कॉलोनियों में अवैध शराब की तस्करी होती है, इन्होंने बताया, और पुलिस पकड़ नहीं सकती। खाकी किस खादी वाले के जिम्मे में है, यह भी बता दीजिए। इन्होंने यह भी कहा कि वहां जुआ चलता है, अवैध बाजार होता है और पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी है। मतलब अमित शाह की पुलिस दिल्ली में नकारा है, नाकाम है, अमित शाह को काम करना नहीं आता। यह सत्यनारायण जी ने सत्यापित किया है सार्वजनिक रूप से। तीसरी बात, सतीश जी, एक और चलते चलते मुझे लग रहा है 2 मिनट बात की है कि दिल्ली के लोगों को भय से, पीले पंजे के कहर से, लूट से, लिंटर के रेट से, खौफ से और चुनाव को पीछे करके न बहलाया जा सकता है, न डराया जा सकता है, न धमकाया जा सकता है। दिल्ली दिलवालों का दिल है। दिल्ली एक नायक के अधीन काम कर रहा है। दिल्ली में एक नायक मुख्यमंत्री है जो सबके लिए काम कर रहा है, सर्वहित हिताय कर रहा है, सर्वजन हिताय कर रहा है। न उसके स्कूल में गरीब अमीर देखे जा रहे, न हिंदू मुसलमान देखे जा रहे, न उसके मोहल्ला क्लिनिक में जाति। चलिए सतीश जी से ले लें, संदीप जी अब जवाब ले लें आपकी सब बातों का। सतीश जी, सब लोगों को आपने सुना, प्रेम जी को भी सुना, सत्यनारायण जी को भी सुना। शिवम आपके पास आएंगे। सतीश जी 4 मिनट में अपनी बात रखिए, फिर मैं शिवम से भी बात करूंगा जी। मेरा सिर्फ इतना ही है संजय जी, मैंने सबकी बात ध्यान से सुनी जी। और जहां तक बात है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की, आप उनको बिठाओ या एक टेप लाकर लगा दो जो परमानेंट है, एक ही बात है, लेकिन उनकी बात का बहुत उत्तर देने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि एक टेप चलती है, टेप का कितना उत्तर दोगे आप? झूठ की बखार है। लेकिन जहां तक बात है अमित शाह की पुलिस तो ताकत से इस काम को कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ 30 साल में, 40 साल में जिसकी चर्चा की थी सत्यनारायण जी ने बातचीत से, जो इंदिरा गांधी के समय से शुरू हुआ था कि पहले झुग्गी माफिया और फिर ऐसे क्षेत्रों में एक अलग तरह का माफिया, जहां पर जाकर की पुलिस और, देखिए मेरी बात के बीच में ना काटे प्लीज, तो जहां पर इस तरह का मामला शुरू हुआ था। सतीश जी, भाषा का मर्यादा रखिए। ये टेप क्या होता है? आपसे कम शब्द आते हैं क्या मेरे पास? आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। आपसे कम शब्द है क्या? ये टेप क्या चला? मैं ये कह रहा हूँ, सीखो, डिबेट करने की मर्यादा सीखो। आपको बोलना नहीं आता, ये अलग बात है, लेकिन दूसरे को नीचे नहीं दिखाएंगे। सुनिए, मैंने बड़ा ध्यान से सुना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। 3 और 8 सीटों पर घसीट के बिठा दिए, 58,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का उत्तर देना, 20 रिपोर्ट लिखे, 20 लेटर लिखे सीएजी ने, कोई उत्तर दे पाए? ये एक
ट्रैक्टर नहीं है इनके पास। जुलूस 40 निकाल देंगे हजार की सतीश, पराली जुलूस। का वो खरीद कर पूसा से 16 करोड़ के एडवर्टाइजमेंट का एक उत्तर नहीं है। जुलूस कहाँ चला गया निकालेंगे 500 दिल्ली के करोड़ का गलियों में मामला, तुम्हारा, कहाँ जीरो चले गए करेंगे हॉस्पिटल? 272 को। जितना बड़ा भ्रष्टाचार इस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया है, फिर एक वही उसी तरह की टेप। मैं बात कर रहा हूँ इंक्रोचमेंट पर, मैं बात कर रहा हूँ जो इन्होंने प्रश्न किया उसके ऊपर। बात यह है कि दिल्ली के अंदर वास्तव में पिछले 30-40 साल में जिस तरह का एक माहौल बनाया गया, डर का माहौल बनाया गया, कुछ इलाके अछूते। मैं आज की बात नहीं कर रहा था, मैं बात मॉनिटरिंग कमेटी कर रहा था जो 2005 में बनी थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। वो भी हिम्मत नहीं कर पाई वहां जाने की। क्यों नहीं हिम्मत कर पाई? डर लगता है साहब, उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे, सुषमा स्वराज की सरकार कोई खा जाएगा। आज बीजेपी शादी वाले कल पुलिस है, पैनल पे दिल्ली बैठने के नहीं अंदर देंगे। एमसीडी है, आपने निश्चित मदन रूप लाल से खुराना को, साहिब निश्चित सिंह रूप से वर्मा को, पूरी सुषमा ताकत के स्वराज को साथ भी ऐसे बदनाम किया क्षेत्रों है। में जितना अतिक्रमण हुआ है हटाएंगे। और जिसको भी ये लगता है, सीधा सीधा नाम लेने में उनको डर लगता है आम आदमी पार्टी को कि नहीं साहब उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा, नहीं साहब हमें कोई डर नहीं लगता है, हम पूरी ताकत से लोगों के लिए काम करते हैं। सतीश जी एक चीज बताइए, एक बार सतीश जी, क्या ये जो आपका ड्राइव है ये लगातार सतीश जी चलेगा? ये लगातार ही चल रहा है, कोई आज का विषय नहीं है जी। ये तो लगातार, अगर आप एमसीडी की बुक्स उठाकर देखेंगे, एसटीएफ क्यों देखेंगे, आज इनको लग इसलिए रहा है कि उन क्षेत्रों में भी जा रहा है जिन क्षेत्रों में कभी गया नहीं था। फोर्स ज्यादा लेने पड़ रही है, बुलडोजर ले जाना पड़ रहा है। आपने देखा नहीं है कि रोड पर अतिक्रमण कैसे हुआ था? अपने आप हटा रहे हैं, लोगों को ध्यान आ गया कि नहीं अब तो हटाना ही पड़ेगा, अपने आप भी हटा रहे हैं। मेरा ये कहना है, ये सिर्फ इनको इस बात की तकलीफ हो रही है कि अरे इन क्षेत्रों में तो हम बैठे थे, इन क्षेत्रों में तो हमारा वोट बैंक बैठा था, इन क्षेत्रों में तो हमने कभी पुलिस को घुसने नहीं दिया, इन क्षेत्रों में तो कभी हमने अफसर को घुसने नहीं दिया, उसकी ताकत ही नहीं दी कि अफसर घुस जाए। आज यहाँ पर अगर घुस रही है कि अमित शाह की पुलिस है, अगर ये घुस रही है तो ऐसे कैसे घुस जाएगी? हम बैठे हैं ना, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट को, हम जाएंगे डिबेट पर, हम कहेंगे आप गरीब आदमी को। अरे साहब, गरीब आदमी की चिंता अगर करती है भारतीय जनता पार्टी करती है, नरेंद्र मोदी की सरकार करती है, और उसमें किसी धर्म का भेदभाव नहीं करती। जब देती है सबको बराबरी दे देती है। और इंक्रोचमेंट हटाएंगे तो हर जगह से हटाएंगे। पूरी दिल्ली की सफाई हो रही है तो शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, जाफराबाद, सीलमपुर, ओखला कुछ भी बचने वाला नहीं है। इस बात को निश्चित रूप से इनको मान लेना चाहिए कितना ही शोर मचा ले। चलिए शिवम भगत जी ये तो कह दिया कि ड्राइव चलेगी और सब जगह चलेगी और बिना भेदभाव के चलेगी। चलिए समय बताएगा कि कितना तेजी से वो पंजा चलेगा। लेकिन यहाँ एक और बात यह है कि जिस तरीके से संदीप मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास बचा क्या है, हर जगह तो हारती जा रही है और आप तो हर जगह पिछड़ते जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जल्दी से अपनी बात रखिएगा, 2 मिनट में जी। कांग्रेस पार्टी के पास बचा क्या है वो तो इनको छोड़िए, वो इनको दिख ही जाएगा आगे आके। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि हम बिजली देते हैं, हम पानी देते हैं, ये क्या कोई एहसान कर रहे हैं क्या दिल्ली वालों पर? हजारों करोड़ ये टैक्स इकट्ठा करते हैं दिल्ली वालों से ही, और ये क्या कोई एहसान हो रहा है क्या दिल्ली वालों के ऊपर? और दिल्ली में इनको बताइए कि वो कचड़े का जो पहाड़ है गाजीपुर में वो भी है दिल्ली में। ये एमसीडी को भी पता होना चाहिए, ये बीजेपी, ये आम आदमी पार्टी को भी पता होना चाहिए। दूसरी बात, ये एकदम गरीब विरोधी। अब इन्होंने नोटिस दिए हैं 16 गाँव, इनको बोलो चलाना बंद करिए, पहले तो थोड़ा पानी पीजिए, रिलैक्स करिए। 16 गाँव रजोपड़ी से बदरपुर के बीच में 16 गाँव को इन लोगों ने नोटिस दिया है। वो 16 गाँव में 50,000 लोग रहते हैं, 50,000 गरीब लोग। ये उसमें 7,000 एकड़ जमीन है। ये 7,000 एकड़ जमीन को बीजेपी ने 1996 में ग्रीन जोन में करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया, वन विभाग को दे दिया। क्यों दिया इन्होंने? इनको बोलिए हटाइए। आप अब आके जो गरीब लोग वहां पे रह रहे हैं उनकी आप दुकानें तोड़ रहे हैं, उनके घर तोड़ रहे हैं। मतलब आप एकदम गरीब विरोधी हो चुके हैं। और ये आम आदमी पार्टी भी गरीब विरोधी इसलिए है क्योंकि ये जमीन पे क्यों नहीं आ रहे, ये खुल के क्यों नहीं बात कर पा रहे। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनको बोलिए पंजाब, हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, इधर उधर राज्यों में घूमने के अलावा आप दिल्ली पे ध्यान दीजिए। आप जमीन पे क्यों नहीं आए हैं? इनके बड़े नेता जमीन पे क्यों नहीं आए हैं दिल्ली में, और कब आएंगे ये आप इनसे पूछिए। और अब इनको बीजेपी वालों को बोलिए कि आप बेरोजगारी पे बुलडोजर चलाइए। जिन लोगों को आपने पहले बेरोजगार कर दिया, उन लोगों पे बुलडोजर मत चलाइए। चलिए बिल्कुल सभी लोगों ने देखा और वास्तव में बुलडोजर शब्द ही ऐसा है कि बहस की दिशा अपने आप मुड़ जाती है। उसका भारी भरकम जो पंजा है वो वास्तव में उसे देख के बहुत सारे लोगों को डर लगता ही है। आप सभी लोगों ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर जंग छिड़ी हुई है। बुलडोजर को लेकर लगातार बहस हो रही है। बुलडोजर को लेकर हर किसी की नजर भी है कि आखिर ये बुलडोजर अब करेगा क्या। देखते हैं कि ये बुलडोजर कितना काम करता है। लेकिन इतना तो है कि बुलडोजर जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे राजनीति में भी गर्माहट बढ़ती जाएगी और दिल्ली का जो टेम्परेचर है, जो वर्तमान में वैसे भी गर्म चल रहा है, जिसको लेकर चिंता होनी चाहिए, वो और बढ़ता जाएगा। इस चर्चा खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।